हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बड़े अच्छे से चल रही होंगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट लगता है उसे किस तरीके से कवर किया जाए। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि क्या हम 2 महीने के अंदर जो है वो आरपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपकी स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी सही होनी चाहिए। इसके साथ अगर आप स्मार्ट स्टडी के टिप्स को फॉलो करके अगर तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी 2 महीने में कर सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इन्हें 2 महीनों के अंदर हम साइकोलॉजी को किस तरीके से कवर करें। हम पर्सनल एक सब्जेक्ट के बारे में अब डिटेल से चर्चा करेंगे कि उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कौन से टॉपिक्स हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट हैं, किस समय टारगेट के अंदर हम इन चीज़ों को पढ़ें। तो वो सारी चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो है साइकोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साइकोलॉजी के अंदर आपको कौन सी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़नी है, उनको किस तरीके से पढ़नी है। हर टॉपिक में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको हर टॉपिक के अंदर पढ़ना है और कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हैं वो चीज़ें। और जो साइकोलॉजी है उनको हम किस तरीके से पढ़े, कौन से समय टारगेट के अंदर पढ़े। क्या हम इन 2 महीनों के अंदर जो है अपनी साइकोलॉजी को कंप्लीट कर सकते हैं, साइकोलॉजी में हम पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर, हमारी स्टडी के ऊपर, हम किस तरीके से जो है अपनी स्टडी को कर रहे हैं। आपने साइकोलॉजी का कितना पार्ट पढ़ लिया है, कितना पार्ट आपके साइकोलॉजी का कवर हो गया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि साइकोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उनको किस तरीके से हमें पढ़ना, कौन कौन सी चीज़ें हमें साइकोलॉजी के अंदर मेन है कवर करना है और उन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, हमें कोई भी चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने से पहले उसमें जो 3 चीज़ें हैं वो हमारी इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी होती हैं? एक तो हमें उसका पढ़ना है क्या, सिद्धांत। क्या पढ़ना है? एक तो हमें उसके सिद्धांत को कवर करना है, फिर उसकी परिभाषाएं, फिर उनके उपनाम। उपनाम भी हमको रटने पड़ते हैं, परिभाषाएं भी रटनी पड़ती है और सिद्धांत को भी रटने पड़ते हैं। तो ये सारी जो रटने की चीज़ें हैं इनको आप किस तरीके से याद कर सकते हैं? तो उनको आप जो सिद्धांत है उनको आप डायग्राम बना दीजिए और उसको एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, डायग्राम और एग्जाम्पल से, डायग्राम बनाने से आपके माइंड में उन सिद्धांतों की एक पिक्चर क्रिएट होगी और उन पिक्चर को जब आप किसी एग्जाम्पल के साथ ऐड करते हैं तो जो सिद्धांत है वो आपको क्लियरली और अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। तो आप जो भी सिद्धांत जब पढ़े तो आप उनको इस तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आती हैं परिभाषाएं। परिभाषाएं उनको आप किस तरीके से याद कर सकते हैं, उसको कनेक्ट करिए एक दूसरे से। मतलब जो परिभाषाएं, जो राइटर का नाम है उसी के साथ में उसकी परिभाषा को कनेक्ट करिए। अब ये परिभाषाएं आपको किस तरीके से कनेक्ट करनी, जैसे मैं 1-2 परिभाषाएं कनेक्ट करके बताती हूँ, आप भी इस तरीके से जो है परिभाषाओं को कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास ये अधिगम की परिभाषाएं हैं, जैसे हम ऐसे देखें कि क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या परिभाषाएं हो सकती है, तो हम ऐसे इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि क्रो से याद रख सकते हैं कौवा। याद रखिएगा, मैं सिर्फ आपको याद कराने के उद्देश्य से बता रही हूँ, आप इसका कोई अदर अर्थ ना निकालें। तो जैसे क्रो से हम याद कर सकते हैं क्या होता है, कौवा। अब जब ये कौवा सुबह घर पे आता है, बैठ के बोलता है। अब ये एक अकेला कौवा कभी आ जाता है, कभी इसके साथ दूसरे कौवे भी आ जाते हैं। तो ये एक कौवा अगर यहाँ बैठ के बोल रहा है, इसके साथ एक और कौवा आ गया और वो भी यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है, बोल रहा है। ये बड़ा है, ये छोटा है। अब ये जब कौवा बोलेगा तो ये वाला कौवा क्या करेगा, ये इससे क्या करेगा, सीखेगा। क्या करेगा, सीखेगा। इससे क्या करेगा, अधिगम करेगा। उसी प्रकार से जब कोई बड़ा आदमी होता है और छोटा बच्चा उसको देख देख के सीखता है, अधिगम करता है, तो हम क्रो, और क्योंकि हम ऐसे आदमी से जोड़ सकते हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए परिभाषाएं किसकी हैं, क्रो एंड क्रो के अनुसार। इसलिए हमने एग्जाम्पल में क्या लिया, कौवा। अब ये कौवा क्या करेगा, छोटा कौवा बड़े कौवे से सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये सीख रहा है, यानी कि सीखना। क्या सीख रहे हैं, इस बड़े कौवे के ज्ञान को। ठीक है, इसकी आदत को। कैसे, इसके ज्ञान को, ये कैसे आता है, बैठता है, क्या कर रहा है, इसके ज्ञान को सीख रहा है, इसके आदतों को सीख रहे हैं। यानी कि क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना क्या है, यानी कि अधिगम की परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। तो सीखना माने अधिगम भी बोल सकते हो आप इसे। यानी कि क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम क्या है, आदत और ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी कि आदत और ज्ञान के द्वारा जो हम अभिवृत्तियों को सीखते हैं, उनको अर्जित करते हैं, वही अधिगम है। तो आप इस तरीके से आदत और ज्ञान पूरी याद नहीं हो, लेकिन जो मेन इसके कीवर्ड है सीखना, आदत, ज्ञान, तो ये वर्ड्स आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, इससे कनेक्ट करके। याद रखिए, कनेक्ट करना है, उसमें आपका टॉपिक कवर होना चाहिए, आपका राइटर कवर होना चाहिए और आपकी परिभाषाएं की जो मेन टॉपिक्स है वो कवर होने चाहिए। जैसे ये गिलफोर्ड के अनुसार अगर हम परिभाषाएं देखें तो व्यवहार को देखकर व्यवहार में परिवर्तन करना। गिलफोर्ड से याद रखिए गिरगिट। गिलफोर्ड कौन है, गिरगिट।
गिलफोर्ड कौन हो जाएगा? गिरगिट। गिरगिट क्या करता है? जैसे देखेगा वैसे बार बार क्या करता है? रंग बदलता है। जो जैसा है गिरगिट भी वैसे रंग बदल लेता है, ठीक है, कभी लाल कभी पीला कभी हरा, इस तरीके से गिरगिट क्या करता है? रंग बदलता है। कैसे बदलता है? जैसे गिरगिट के साथ में कोई गुस्से वाला गिरगिट आ गया तो वो वैसे ही गिरगिट बन जाएगा, कोई शांत वाला गिरगिट आ गया तो वो गिरगिट वैसे ही बन जाएगा। तो आपको गिरगिट से याद रखना है, गिलफोर्ड जिस प्रकार से गिरगिट रंग बदलता है उसी प्रकार से गिलफोर्ड की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वो एक दूसरे का व्यवहार देख के तो रंग बदल रहे हैं, यानी कि व्यवहार को देख करके व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या है? अधिगम है। ये किसने दिया? गिलफोर्ड ने। यानी कि व्यवहार को देखकर रंग बदलना, व्यवहार को देखकर व्यवहार में परिवर्तन करना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे कि ये गेट्स की परिभाषाएं अगर आपको याद करनी हो तो ये गेट्स की कैसे करेंगे कि अधिगम, अनुभव व परीक्षण का अध्ययन है। अब देखो कभी हमारे घर पे गेट्स आते हैं ना, मेहमान आते हैं, उन गेट्स को आप इससे कनेक्ट कर लीजिए। वो आते हैं तो वो सबसे पहले हमारे यहाँ का परीक्षण कैसे कर सकते हैं? क्योंकि परीक्षण करने के लिए कुछ अपनापन तो होना ही चाहिए। और ये अपनापन हमें कैसे पता चलेगा? हम किसी के घर जाते हैं, पहली बार गए तो हम क्या सीधा ही वहाँ घूम के परीक्षण करने लग जाएंगे? ये कौन है, ये कहाँ से आया, ये कौन? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए क्या हम उन लोगों के साथ बैठेंगे, हमारा कुछ अनुभव उनके साथ शेयर करेंगे, उनका अनुभव कुछ हम लेंगे, इससे हमारी पहली क्या बॉन्डिंग बनेगी, उसके बाद में ही हम परीक्षण कर सकते हैं। तो इससे आप क्या याद रख सकते हो कि जब भी गेट्स आएंगे सबसे पहले तो क्या करेंगे? अनुभव करेंगे और उसके बाद में ही वो परीक्षण कर सकते हैं। डायरेक्ट परीक्षण उनसे होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक उनको किसी चीज़ का अनुभव ही नहीं है तो अनुभव के अभाव में परीक्षण व्यर्थ है। इसलिए पहले अनुभव करेंगे फिर परीक्षण करेंगे। पील महोदय का कैसे याद करेंगे? तो जैसे पील महोदय क्या कहते हैं कि जब पील महोदय को आपको याद रखना, जैसे वातावरण के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन करना। तो जब पेड़ के पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं, यानी कि क्यों गिरे? क्योंकि वातावरण में परिवर्तन हो गया, वातावरण आया, पत्तों ने अपना रंग दिखा दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से पीले पड़ना, पील महोदय क्यों गिरे पत्ते? क्योंकि वातावरण में परिवर्तन आ गया। यानी कि पील महोदय के अनुसार जब पत्ते वातावरण में परिवर्तन आता है तो गिर जाते हैं, यानी कि वातावरण के अनुसार ही हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसी को हम अधिगम कहते हैं। तो आप जो ये परिभाषाएं होती हैं आप इनको इस तरीके से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे 2 से 4 परिभाषाएं कनेक्ट करके दिखा दी ताकि आपको आसानी हो कि हमें कनेक्ट तो करना है लेकिन किस तरीके से करना है। तो आप इन परिभाषाओं को इस तरीके से एक दूसरे, यानी कि याद रखें राइटर को आपको साथ में लेना है, इस तरीके से कनेक्ट करके आप इनको याद कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए ये उपनाम, आपको उपनाम को भी इसी तरीके से कनेक्ट करके याद करना है, एक दूसरे के साथ ऐड करना। जो मेन परिभाषाएं हैं, जो मेन नाम है उसके साथ में बाकी सारे उपनाम को आपको कनेक्ट करके याद करना है। तो ये जो रटने वाली जो चीज़ें हैं आप उनको इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके अलावा देखो फिर जो है कॉन्सेप्ट को समझो। अब इन 3 चीज़ों के अलावा जो आपके पास बच रहे हैं उसे आप सिर्फ समझो और उसे यूज़ करो, एग्जाम्पल के थ्रू लगाओ कि किस तरीके से हमारे, अगर उसे कनेक्ट करो अपनी रियल लाइफ से, किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हमारी रियल लाइफ में सेट हो सकता है। या उस मतलब कॉन्सेप्ट को आपको क्लियरली समझना है, रटना नहीं है। हर चीज़ रटने की नहीं होती। रटने की जो 2-3 चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, वो भी किस तरीके से आपको करना है ताकि आप एग्जाम के अंदर भूले भी नहीं और आपके माइंड पर इतना ओवरलोड भी नहीं हो कि इतनी सारी चीज़ें मेरी मिक्स हो जाएगी। आप इस तरीके से डायग्राम से, एग्जाम्पल से और एक दूसरे से कनेक्ट करके ट्रिक से इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें PYQ सॉल्व करने हैं। जब आप चैप्टर को कंप्लीट कर ले उसके बाद में आप PYQ सॉल्व करिए। PYQ सॉल्व करके उसके पैटर्न को समझिए कि किस तरीके का पैटर्न है, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स के अंदर से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप PYQ सॉल्व करके हर टॉपिक के पैटर्न को अलग अलग समझिए। हर टॉपिक का को अलग अलग एनालिसिस करके उसके पैटर्न को समझना है। उसके बाद में अगर आप चाहो तो आप शॉर्ट नोट्स बना लो। क्या करना है आपको शॉर्ट नोट्स में? कीवर्ड्स लिखने हैं, थ्योरी का चार्ट बनाना है और जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी लिस्ट बना सकते हो। यानी कि मेरे इस चैप्टर में ये साइकोलॉजिस्ट लगते हैं और इन्होंने ये काम किए और ये सिद्धांत दिए, उनको एक शॉर्ट डायग्राम में कनेक्ट कर लो, है ना। थ्योरी का चार्ट बना लो और जो आप परिभाषा या इनको याद कर रहे हो तो आप क्या करो कि उनके कीवर्ड्स लिख लो। कीवर्ड्स कैसे लिखने हैं? जैसे कि आपका था गिलफोर्ड, है ना, क्या था अभी मैंने आपको बताया था गिलफोर्ड से क्या निकलना है आपके यहाँ पे गिरगिट, और गिरगिट क्या करता है? रंग बदलना। यानी कि अब आप जब ये पढ़ो चीज़, यानी कि गिलफोर्ड कौन था? गिरगिट क्या करता है? रंग बदलता है। यानी कि व्यवहार को देख करके व्यवहार में परिवर्तन कर लेना, अपना रंग बदल लेना ही क्या है? गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है। या आप इसे जिस तरीके से लिखना चाहो इस तरीके से लिख करके भी इसे याद कर सकते हो। तो इस टाइप से आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। फिर आप साथ साथ
क्या करिए, एक्टिव रिकॉल करते रहिए। आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप जब एक टॉपिक को पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मतलब पढ़ने का मतलब है उसे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है, उसे समझना है, और उसे समझने के बाद में आपको क्या करना है, उस बुक को बंद कर देना है और आपने क्या पढ़ा है उसका एक्टिव रिकॉल यानी कि तुरंत पढ़ने के जस्ट बाद ही में ही आपको उन सारी चीज़ों को दोहराना है। और जहाँ पर आप भूल जाते हैं आपको उन्हें देखना है और बार बार उसको वापस पढ़ के और वापस अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन करना है। यही होता है एक्टिव रिकॉल, जो कि स्टडी के स्टेप 2 का जो है ये सबसे पावरफुल मेथड है अपने माइंड में लंबे समय तक चीज़ों को बनाए रखना। अब आप इस तरीके से जो है साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं। साइकोलॉजी में 7-8 टॉपिक कुछ इसी तरीके से अपने लगते हैं। अब आपको ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक छोड़ दे, क्योंकि सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है अपने लिए, कोई टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है। लेकिन हाँ, वो बहुत बड़े हैं, तो हमें कौन कौन सी चीज़ों पर मेन फोकस करना है वो मैंने आपको इस तरीके से बता दिया है, और किस तरीके से उनको पढ़ना है और थ्योरी को आपको समझना है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए पूरा। फिर आपको क्या करना है, डेली स्टडी प्लान के अंदर आपको 2 आवर जो है वो साइकोलॉजी को देने हैं। आप 1 घंटा न्यू पढ़िए, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, जो भी आप चैप्टर पढ़ना चाहते हो उसको पढ़िए। फिर 30 मिनट आप उसका रिवीजन कीजिए और 30 मिनट आप उसके MCQ लगाइए, PYQ लगाइए और पैटर्न को समझिए। इस तरीके से आप इस साइकोलॉजी को रोज़ 2 घंटे दे करके, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है, 2 महीने लगभग हमारे पास बचते हैं, तो आप इन 2 महीनों में सिर्फ 2 घंटे का समय जो है वो आप साइकोलॉजी को रोज़ दीजिएगा। तो क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ही हमारे हेल्पफुल पार्ट है, जो हमारा 40% का स्कोर है उसको क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, ये वाला पार्ट है। क्योंकि जीके अथाह हैं, बहुत डीप है, हम उसे कितना ही पढ़ लें लेकिन उसमें क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि वो टॉपिक दिए हुए हैं। क्योंकि हम जीके को इतना कवर नहीं कर पाते, जो हमारे पास है हम उसे पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन घुमा फिरा के देने होंगे और वो चाहेंगे कि क्वेश्चन कोई नहीं कर पाए, तो उनको कोई नहीं कर पाएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो जितना आपके पास जीके अवेलेबल है आप उसको उसी तरीके से पढ़ें, लेकिन साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और जो फिक्स टॉपिक हमें दे दिए हैं तो इसको हमें मिस नहीं करना है, तो इसको इस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद में क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट का यूज़ करना आना चाहिए। जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो भी आप सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट का यूज़ किस तरीके से हो तो वो सब आना चाहिए। यानी कि जब आप MCQ करें, PYQ करें, तो वो जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए आप किस तरीके से जो है अपनी स्टडी को कर सकते हैं, सबसे पहले आप थ्योरी पढ़िए, यानी कि उसको अच्छे से थ्योरी को समझ लीजिए। फिर आप एग्जाम्पल कीजिए, उसके बाद MCQ और PYQ लगाइए और उस चीज़ का रिवाइज कीजिए। और यही आपको जो स्टेप हैं वो एग्ज़ाम तक फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार इसको सही तरीके से पढ़ के और बंद कर दे, क्योंकि अब बुक्स को बंद करने का समय नहीं है, अब बार बार आप इन्हें रिवाइज करते रहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें साइकोलॉजी में किस तरीके से टॉपिक्स को कवर करना है और किस तरीके से जो है हमें उसको समय देना है और कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है। अगर आप इस तरीके से जो रोज़ 2 घंटे साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो आपकी जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में स्कोर काफ़ी बढ़ा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको RPSC सेकंड ग्रेड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।